एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही असली आज़ादी है या फिर इसकी जड़ें हमारे घरों और समाज के अंदर तक जानी चाहिए। साल 1947 भारत को राजनीतिक आज़ादी तो मिल चुकी थी, लेकिन सामाजिक आज़ादी का अनुभव सबके लिए बराबर नहीं था। असल में तो ये आज़ादी ज़्यादातर पुरुषों तक ही सिमट कर रह गई थी। उस दौर में हिंदू महिलाओं की कानूनी और सामाजिक हकीकत बहुत ही कठोर थी। संपत्ति में कोई हक नहीं, पति से तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं, और अगर कोई विधवा हो जाए तो दोबारा शादी करना, अरे वो तो एक सामाजिक कलंक माना जाता था। और इन सब के पीछे थे वो निजी कानून जिन्होंने महिलाओं को जैसे जंजीरों में जकड़ रखा था। तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा था। वजह थी पर्सनल लॉ, मतलब ऐसे कानून जो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है और शादी, तलाक, विरासत जैसे निजी मामलों को कंट्रोल करते थे। और यही कानून हमारे संविधान के बराबरी के वादे के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़े थे। लेकिन आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने समाज सुधार की एक बहुत बड़ी पहल की। ये साफ तौर पर महसूस किया गया कि अगर देश को सच में मॉडर्न बनाना है तो हिंदू समाज के लिए एक समान कानून लाना ही होगा, एक ऐसा कानून जो हर किसी को बराबरी का दर्जा दे। और कानून के जरिए इस बहुत बड़े सामाजिक बदलाव को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। ये सिर्फ एक कानून बनाने का काम नहीं था, ये तो सदियों पुरानी सामाजिक सोच को बदलने की एक जबरदस्त चुनौती थी। तो आखिर इस बिल में ऐसा था क्या जिसने पूरे देश में इतनी बड़ी हलचल मचा दी थी? दरअसल इसके 4 ऐसे प्रावधान थे जिन्होंने भारतीय समाज की नींव को हिलाकर रख दिया था। बिल का हर एक पॉइंट उस समय की पितृसत्तात्मक सोच पर एक सीधा हमला था। बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर हक देना, महिलाओं को तलाक का कानूनी अधिकार देना और विधवाओं को सम्मान से दोबारा शादी करने की आज़ादी देना। ये बातें आज भले ही हमें सामान्य लगे, लेकिन यकीन मानिए उस दौर के लिए ये किसी क्रांति से कम नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी क्रांति इतनी आसानी से तो नहीं आ सकती थी। जैसे ही ये बिल संसद में पेश हुआ, पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध का एक जबरदस्त तूफान खड़ा हो गया। पूरा देश जैसे 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो लोग थे जो न्याय और बराबरी की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे रूढ़िवादी नेता जिनका कहना था कि ये बिल तो धर्म पर हमला है, इससे हिंदू परिवार की व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। इतने भारी दबाव और विरोध के बीच डॉक्टर अंबेडकर अपने उसूलों पर चट्टान की तरह अड़े रहे। उनके ये शब्द उनके अटूट विश्वास को दिखाते हैं। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं था, बल्कि हर नागरिक को बराबर का हक और इंसाफ देना था। लेकिन जब बिल को लेकर पॉलिटिकल सपोर्ट कमजोर पड़ने लगा तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा और सैद्धांतिक कदम उठाया। साल 1951 में उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। पर यह उनकी हार नहीं थी, ये उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट लगन का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अंबेडकर का इस्तीफा अंत नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ था जिसने एक अलग ही तरह की जीत का रास्ता तैयार किया। हुआ ये कि जो बिल एक साथ पास नहीं हो सका, उसे एक नई स्ट्रैटेजी के तहत 4 अलग-अलग कानूनों में बांट दिया गया। और फिर देखिए, अगले 2 सालों के अंदर ये चारों कानून पास हो गए। रास्ता भले ही बदल गया, पर मंजिल वही रही। डॉक्टर अंबेडकर का सपना आखिरकार सच हो ही गया। इन कानूनों का भारतीय समाज पर बहुत गहरा और स्थायी असर हुआ। इन्होंने सिर्फ महिलाओं को कानूनी अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि लोकतंत्र के विचार को हमारे घरों की 4 दीवारी के अंदर पहुंचाया। और पहली बार महिलाओं को कानून की नज़र में एक स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पर पहचान मिली। और ये सारी बातें बिल के सिद्धांतों को डॉक्टर अंबेडकर के मूल दर्शन से बहुत खूबसूरती से जोड़ती हैं। उनके लिए एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज वही था जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उसूलों पर बना हो। तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल रह जाता है। हिंदू कोड बिल ने एक क्रांति की शुरुआत तो की, लेकिन क्या बराबरी के लिए वो संघर्ष आज पूरी तरह से जीत लिया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस ऐतिहासिक संघर्ष को सीधे आज के समय से जोड़ता है।